सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर जो कि क्लास 12 का है उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कौन सा? वेंट हॉफ फैक्टर। एक्चुअली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस की। एक प्रॉब्लम आया थोड़े टाइम के बाद। प्रॉब्लम की आया कि कुछ एक सोल्यूट ऐसे हैं, जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड हुआ, पोटेशियम क्लोराइड हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड हुआ, जो कि सॉल्यूशन में डिसोशिएट हो जाता है। ठीक है, जब वो डिसोशिएट होंगे तो उनके जो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। ज्यादा होने से उनके बाद में कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। और कुछ एक सोल्यूट ऐसे होते हैं जो सॉल्यूशन में एसोसिएट हो जाते हैं। एसोसिएट होने से फिर प्रॉब्लम आएगा। तो अब इस प्रॉब्लम से क्या होगा? एरर आएगी कैलकुलेशन में। अब इस एरर को कैसे सोल्व करें? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वेंट हॉफ। तो वेंट हॉफ ने उस एरर को, जो कि सोल्यूट के डिसोसिएशन और एसोसिएशन से पैदा होती है, उस एरर को सोल्व करने के लिए उन्होंने एक फैक्टर दिया। और उस फैक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं? आयोटा। कैसे लिखते हैं? आयोटा। हम इसको, मैं एक बार आई बोलूंगा, उस फैक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं? आई। ठीक है, तो अब ये जो फैक्टर आई है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम जब डिस्कस करते हैं तो उनके आगे लगा दिया जाता है। वो आगे क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये फैक्टर आई जो कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन किसका? सोल्यूट का। किसमें? सॉल्यूशन में। उससे जो भी एरर क्रिएट होगी उसको ये क्या कर देगा? बैलेंस कर देगा। ठीक है, तो आज वेंट हॉफ फैक्टर हम लोग पढ़ते हैं किसमें? इन केस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड इन केस ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड। देखते हैं क्या है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मैं लिख दूं वेंट ऑफ फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये जो डिसोसिएशन है या एसोसिएशन है किसका? सोल्यूट का, सॉल्यूशन में। तो उसको हम लोग, उसकी डिग्री को हम लोग किससे लिखते हैं? अल्फा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं हम लोग उसकी डिग्री को? अल्फा से। हम ये आई और अल्फा में एक रिलेशन निकालना चाहते हैं। ठीक है, ओके। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले क्या होती है सुन लीजिए। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which gets dissociated into ions in solution। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which get dissociated into ions in solution। और अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन आएगा वो क्या होगा? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which get associated or which are in the associated form in solution is known as degree of association। दोनों को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम ये I वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा में रिलेशन निकालते हैं। मान लो आपका सोल्यूट है A, ठीक है, लेट सोल्यूट आपका A है और वो डिसोसिएट होने के बाद आपको B आयंस दे रहा है। कितने? N। अब यहां पे N का वैल्यू 1 से ज्यादा है। N का वैल्यू 2 भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल आपके पास हो NaCl, डिसोसिएट होने के बाद क्या देगा? Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। कितने आयंस हुए? 2। तो यहाँ पे N का वैल्यू कितना हुआ? 2 हुआ। MgCl2 लो, जैसे आपने लिया, सपोज MgCl2 लिया, डिसोसिएट होने के बाद क्या बनेगा? Mg2 प्लस N2 Cl नेगेटिव। कितने आयंस हुए? 3। तो N का वैल्यू कितना हुआ? 3। तो N का वैल्यू कितना होगा? 1 से ज्यादा होगा। तो A आपके पास सोल्यूट था जो कि B आयंस में डिसोसिएट हो गया और टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? N, where the value of N is greater than 1। ये बात क्लियर है? अब देखो, ठीक है, when T was 0, टाइम 0 था, तो हमने इसका 1 मोल ले लिया। Now what is 1? It is the number of moles of this solute। जब T 0 था तो इसके मोल तो थे नहीं, क्योंकि हमारे पास थे सिर्फ 1, तो डिसोसिएट हुआ ही नहीं। ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन अब A कितना डिसोसिएट हुआ हमको नहीं पता। 100% हुआ,
90% हुआ, 75% हुआ, 50% हुआ, 10% हुआ, वो डिपेंड करता है कि आपका जो सोल्यूट है, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है या माइल्ड है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आफ्टर डिसोसिएशन मान लो कि इस ए का अल्फा पार्ट डिसोशिएट हो गया। कितना पार्ट डिसोशिएट हो गया? अल्फा। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? अल्फा। अब ये अल्फा का वैल्यू, ये अल्फा क्या है आपका? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो डिपेंड करता है क्या? इलेक्ट्रोलाइट की स्ट्रेंथ के ऊपर। आगे कितने हैं ये? n, तो हमने क्या लगा दिया? n अल्फा। तो फिर ये कितना बच गया आपके पास? 1 माइनस में अल्फा। ये कितना बचा? 1 माइनस अल्फा। अब ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट ये सोल्यूट है, और ये आफ्टर डिसोसिएशन जो इसके आयंस है वो है, और ये इतने रह गए डिसोसिएशन के बाद जो कि डिसोशिएट हुए नहीं। 1 माइनस अल्फा जो मोल है सोल्यूट का, वो डिसोशिएट हुआ नहीं है। n अल्फा है वो डिसोशिएट हो चुका है। तो हमारे सॉल्यूशन में जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है सोल्यूट के, तो वो कितने हैं? 1 माइनस अल्फा प्लस में n अल्फा। इनको ऐड कर दो, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट आ जाएगा, आफ्टर डिसोसिएशन आ जाएगा, और उस टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट को हम लोग किससे लिख देते हैं? I से। तो वेन टॉफ ने क्या किया? उन सारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को क्या कर दिया? ऐड कर दिया, ताकि कोई एरर बाद में आए ही ना। अब इसको आगे सोल्व करना। देखो क्या होगा कि एक काम करो, 1 को यहां ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा? I माइनस 1 इक्वल टू, पहले n अल्फा लिख दूं, फिर लिख दूं माइनस अल्फा, तो ये लो n अल्फा माइनस अल्फा, दोनों में कॉमन क्या ले लूं? अल्फा। क्या बचा अंदर? n माइनस 1, ये क्या बचा? I माइनस 1। तो अल्फा कितना हुआ? I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। अल्फा और I के अंदर आपका रिलेशन आ गया। अब देखो, जैसे हम लोग सोडियम क्लोराइड लेते हैं, इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड, इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड n का वैल्यू कितना है? 2 है। इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड n का वैल्यू कितना है? 2 है। तो यहां पर अल्फा अगर निकाले, तो देखो यहां पे पहले I निकालते हैं। ठीक है, हमको पता है कि सोडियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो अल्फा कितना हो गया? 100% हो गया। मान लो इसका अल्फा 100% दिया है। 100% का मतलब क्या हो गया? अल्फा इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अल्फा 1 होने का मतलब अगर मैं इसमें पुट करूंगा I इज इक्वल टू दिस 1, तो I कितना आएगा? देखो इसको आगे ले जाते हैं। I इज इक्वल टू क्या बोला? 1 माइनस अल्फा। इस पर्टिकुलर केस में अल्फा कितना है? 1 है, प्लस में n। इस पर्टिकुलर केस में n कितने हैं? नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 2 हैं, तो ये लो 2 इनटू में अल्फा कितना हुआ? 1 हुआ। क्लियर है? 1 माइनस 1 चला गया, 2 इनटू 1 2, तो I का वैल्यू कितना आ गया? 2। अब देखो इससे एक बात पता लगती है, अगर कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट या सोल्यूट, अगर उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है, अल्फा 100% है यानी 1 है, तो जो वेन टॉफ फैक्टर है उसके टोटल नंबर ऑफ आयंस के इक्वल आएगा। जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने थे? 2। अगर अल्फा 100% है तो I का वैल्यू भी कितना आया? 2। सिमिलरली आप MgCl2 लो, और अगर अल्फा 100% हुआ तो MgCl2 में कितने आयंस बनते हैं? 3, तो I का वैल्यू भी कितना आएगा? 3। फिर एक चीज और भी समझ आई कि आपका अल्फा हर इलेक्ट्रोलाइट में 100% कोई जरूरी थोड़ी। इट कैन बी 10%, इट कैन बी 5%, इट कैन बी 1% ऑल्सो। आपका अल्फा कितना भी होगा, कितना भी होगा, ठीक है ना, 0% तो नहीं होगा। एक बार मैं अल्फा 0% मान के देखता हूं। देखो, लेट अल्फा इज इक्वल टू 0%, यानी डिसोसिएशन हुआ ही नहीं, तो I का वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा कितना ले लिया? 0, प्लस में n इंटू अल्फा, अल्फा 0 तो ये भी कितना हो गया? 0, तो I का वैल्यू कितना आएगा? 1। I अल्फा 0% लेने का मतलब डिसोसिएशन हुआ ही नहीं। और डिसोसिएशन कब होता है? जब अल्फा 0% से ज्यादा होगा, चाहे वो 1% हो, चाहे वो 10% हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन 0 से ज्यादा होगा। अगर ये 0 से ज्यादा हो गया तो I का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। तो मैं बोल दूं, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, इन केस ऑफ डिसोसिएशन I is always greater than 1। डिसोसिएशन के केस में अल्फा कितना भी हो, चाहे 1% हो, 0% तो नहीं होगा ना,
उससे ज्यादा ही होगा, चाहे 1 हो, चाहे 5% हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 50% हो, चाहे 100% हो, आई का वैल्यू हमेशा एक से ज्यादा आएगा, फॉर्मूला में पुट कर सकते हो। तो ये रिलेशन हमारा अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में और वेंट ऑफ फैक्टर में। ओके, अच्छे से आप इसको उतार लीजिए। आगे चलते हैं, क्या वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। आगे क्या बता रहे हैं हम लोग, वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। क्या लिखेंगे इसको भी, अल्फा। ठीक है, कैसे उतारे, देखो मान लो आपके पास ए मोल थे सॉल्यूट के, अब ये एसोसिएट होकर के, और ए क्यों, मैं एल लेता हूं, और ये एसोसिएट होकर के क्या बना दिया इसने, बी बना दिया। एन मोल्स थे सॉल्यूट के, एसोसिएट होकर के उसने क्या बना दिए, बी मोल्स बना दिए। ठीक है ना, ओके। तो मैं वेरी सिंपलिसिटी के लिए इस n को, यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, 2 3 4, एक से ज्यादा ही होगा, इस n को मैं यहाँ पे ले जाऊं तो डिवाइडिंग हो जाएगा, तो a कितना हो गया, b बाय में n हो गया। नाउ देखो, when t was 0, ये मैं 1 मान लूं, ये मैं क्या मान लूं, 1 मान लूं, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग हुआ एसोसिएशन। फिर क्या लिखूं मैं, आफ्टर एसोसिएशन, मान लो अल्फा पार्ट एसोसिएट हुआ, तो ये कितना बना, अल्फा अपॉन n, ये कितना बचा, 1 माइनस में अल्फा। क्लियर है, ये नंबर ऑफ मोल्स है जो कि रह गए हैं, ठीक है, एसोसिएट होने से, और ये नंबर ऑफ मोल्स है जो कि एसोसिएट हो गए हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो आई कितना आ गया, आई आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस में अल्फा बाय में n। अब इस चीज को यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में, जैसे न्यूमेरिकल पूछा जाए, इसको आगे सोल्व और कर सकते हैं। इस i को, इस 1 को यहां पे ले आओ, या फिर एक काम करो, इस i को यहां ले आओ, बाकी सबको इधर ले आते हैं। देखो ध्यान से, मैं इस i को इधर ले आता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस, और इन दोनों को मैं यहां लाऊंगा तो साइन चेंज होगा, माइनस अल्फा हो जाएगा क्या, प्लस का अल्फा, प्लस अल्फा बाय n क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा बाय n। क्लियर है, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, अल्फा, अंदर क्या बचा, 1 माइनस 1 बाय n, और इधर क्या है, 1 माइनस में i। ओके, अब ये मल्टीप्लाई में है, 1 माइनस 1 बाय n, इसको यहां ले जाओगे तो डिवाइड में हो जाएगा। ओके, और भी सोल्व कर सकते हो, जैसे अल्फा एलसीएम कितना आ गया, n, ऊपर क्या बचा यहाँ पे, n माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हुआ आपके पास, 1 माइनस में i। ओके, इस चीज को यहाँ पे डिवाइड में ले जाओ। अब इसको, ये जो वैल्यू है n माइनस 1 अपॉन n, इसको अगर मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, तो क्या बनेगा, हमारे पास आएगा अल्फा इज इक्वल टू n अपॉन n माइनस 1, और इनटू में क्या है, 1 माइनस में i। तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा और i यानी वेंट ऑफ फैक्टर में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं, जैसे आपने एसिटिक एसिड का फॉर्मूला सुना है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। देखो नीट 2017 आई थिंक उसमें क्वेश्चन आया था, ठीक है, चेक कर लीजिए 17 था या 18 था, उसमें क्वेश्चन आया था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास अपने रिस्पेक्टिव अल्कोहल, फिनोल, इन सबसे ज्यादा होता है। रीजन क्या है, रीजन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उससे। जैसे एसिटिक एसिड का एग्जांपल लो तो देखो ध्यान से, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। क्लियर बात है। अगर मैं सिर्फ फॉर्मूला देखूं, तो मुझे इसका मोलर मास कितना लगता है, एक्चुअल मोलर मास कितना लगता है, कितने कार्बन है, 2, एक कार्बन का होता है मास कितना, 12, तो 2 का कितना हुआ, 24, 4 हाइड्रोजन है, 24 एंड 4 28, तो 2 ऑक्सीजन है, एक का 16, 2 का 32, 28 एंड 32 60। द मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड शुड बी 60, बट
इट इज फाउंड टू बी 120। एसिटिक एसिड का जो मोलर मास 60 होना चाहिए था, लेकिन ये कितना मिलता है अपने को? 120 मिलता है। कितना मिलता है? 120। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये 120 क्यों मिला? क्योंकि एसिटिक एसिड में डाइमराइजेशन हो जाता है। वो डाइमराइजेशन क्यों होता है? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो डायग्राम कैसे बनाते हैं, CH3 ऐसे लिखोगे, देन C डबल बॉन्ड O इस साइड में, देन OH। एक एसिटिक एसिड कैसे बना है? दूसरा एसिटिक एसिड लीजिए, देखो CH3 देन C। एक साइड में C डबल बॉन्ड ऊपर दिखाया है, तो दूसरे साइड में नीचे दिखाइए डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या दिखाइए? OH दिखा दिया। अब देखो when hydrogen comes between two more electronegative elements like F O N phone, तो उनके बीच में क्या आता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। तो यहां पर ये देखो डॉटेड 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 डॉटेड, कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? दिस इज व्हाट? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो एक्सटेंड ज्यादा है कि नहीं ज्यादा? दो है। तो ये डाइमर की फॉर्म में दिखता है अपने को। कौन सी फॉर्म में दिखता है? डाइमर की फॉर्म में। डाइमराइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये 60 तो ये 60, तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है एसिटिक एसिड का? 120 होता है, बिकॉज इट इज फाउंड इन अ डाइमर फॉर्म। क्लियर बात है? तो एसोसिएशन हुआ कि नहीं हुआ? एसिटिक एसिड एसोसिएट हो गया, दो मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट होकर डाइमर बन गए। सिमिलरली बेंजोइक एसिड, देखो इसी को मैं सही कर देता हूं। बेंजोइक एसिड में क्या है? यही तो है, ये लो। तो बेंजोइक एसिड के अंदर भी यही कहानी हो जाती है, उसके अंदर भी ये क्या बन जाता है? डाइमर बन जाता है। व्हाई? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या लिखा मैंने? बेंजोइक एसिड में भी डाइमराइजेशन हो गया, एसोसिएशन हो गया। तो इस केस के अंदर, ठीक है, तो आपने देखा कि क्या बना? एसोसिएशन होगा तो कम से कम कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट होंगे? 2। यानी n का जो वैल्यू है वो तो 1 से ज्यादा ही रहने वाला है, चाहे वो डिसोसिएशन हो चाहे वो एसोसिएशन हो। n का वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो देखो n इज ग्रेटर देन 1, यानी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ऊपर वाले केस में n का वैल्यू कितना है? हियर n इज इक्वल टू 2, n का वैल्यू 2 हो गया। अब एक काम करते हैं, इफ अल्फा इज 100%, मान लो 100% एसोसिएशन हुआ है, तो इसका मतलब अल्फा का वैल्यू कितना हो गया? अल्फा का वैल्यू हो गया 1, तो फिर i का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 1/2। जैसे फॉर्मूला में पुट करो, यहां से पुट करो, यहां से, तो i कितना हुआ? ये लो i इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा कितना है? 1 प्लस अल्फा कितना है? 1 अपॉन में ये कितना हुआ? n का वैल्यू 2, 1 से 1 गया तो i का वैल्यू कितना बचा? 1/2। कितना बचा? 1/2। इससे एक चीज हमेशा पता लगी कि एसोसिएशन के केस में हमेशा जो i है इट विल बी लेस देन 1। एसोसिएशन के केस में i हमेशा लेस देन 1 होगा, और डिसोसिएशन के केस में i का वैल्यू हमेशा 1 से क्या होने वाला है? ज्यादा होने वाला है। क्लियर है? अब ये i का वैल्यू अब उन 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के आगे पुट कर देते हैं, तो हमारी जो कैलकुलेशन में एरर आने वाली थी वो नहीं आएगी। तो ये है आपका वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप ट्राई करोगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको समझाऊंगा। क्वेश्चन लिख लीजिए ध्यान से कि एक इलेक्ट्रोलाइट है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा वो नहीं। एक इलेक्ट्रोलाइट है AB, एन इलेक्ट्रोलाइट AB, it gets 50% dissociated in one solution and 50% associated in another solution. दोबारा से, an electrolyte AB gets 50% dissociated in one solution and 50% dissociated in another solution. Then what will be the value of Van Hoff factor? तो इसको आप अच्छे से सोल्व कीजिए, कमेंट्स में मेरे को बताइए कि सर इसका आंसर क्या होगा, सोल्व करके बताइए, बड़ा मजा आएगा, अच्छा लगेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।